नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। आजादी के बाद से अब तक यूपी को मिले 21 मुख्यमंत्रियों में से 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे। ब्राह्मण समाज के नेता सत्ता में अहम पदों पर रहे, लेकिन इसके बाद भी बीते कुछ दशकों में ये समाज निर्णायक सत्ता स्तंभ से सिमटकर एक वोट बैंक बनकर रह गया। इन्हीं बदलते हुए हालात को देखते हुए आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सपा ने ब्राह्मण कार्ड खुलकर खेलना शुरू कर दिया है। कई सवाल हैं इससे जुड़े, जिनके जवाब हम अपने सहयोगी जितेंद्र जी से जानेंगे। सर, स्वागत है स्टेट मिरर में। थैंक यू अवनीश। मेरा सबसे पहला सर यही सवाल है कि ब्राह्मण पर सभी पार्टी क्यों डोरे डाल रही हैं? देखिए अवनीश, ये जो आप सवाल कर रहे हैं बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्योंकि सिर्फ एक पार्टी नहीं है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, और अभी सत्ता में जो बीजेपी है उसमें भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटों को लेकर खलबली मची हुई है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा आप समझिए। क्योंकि जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो उत्तर प्रदेश की कम से कम 100 से ज्यादा सीटों पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है हार जीत का। इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि जो ये आंकड़ा है, जो ब्राह्मण समाज का वोट है, वो बीजेपी के साथ रहे, बसपा के साथ रहे, सपा के साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे या अन्य जो छोटे मोटे दल उनके साथ रहे। सभी लोग चाहते हैं कि उनका जो वोट बैंक है उनको मिलता रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जो एक सीमित दायरे में लड़कर चुनाव लड़ती हैं। पूर्वांचल में कई ऐसी पार्टी हैं, पश्चिम यूपी में हमने देखा कई पार्टी हैं, मध्य प्रदेश, मध्य जो उत्तर प्रदेश है वहां पे कई सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो सब लोग अलग अलग छोटे इलाकों में चुनाव लड़ती हैं। लेकिन सपा की बात करें, बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें और बीजेपी की बात करें, ये चारों पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती हैं। हालांकि गठबंधन अलग भी यहाँ पे कई बार देखे हुए हैं हमने, लेकिन इतना खास क्यों हो जाता है आप समझिए। सीधा सीधा 110 सीटें ऐसी हैं अवनीश जो पूर्वांचल में सबसे ज्यादा सीटें मानी जाती हैं, जिन पर ब्राह्मण समाज का पूरा वर्चस्व कायम है और वो फैक्टर बनते हैं जीत हार का। ऐसे में चूंकि हमने देखा है कि जो सत्ता में इस वक्त बीजेपी है, वहां पर ब्राह्मण समाज जो है वो कहीं ना कहीं नाराज है अपनी ही पार्टी से या सरकार से। अब नाराजगी क्यों है वो तो सरकार जवाब दे इस बात का, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उन्होंने जिस तरीके से हमने देखा है कि कई मीटिंगें अभी की हैं, जो भाजपा के विधायक हैं कई सारे ब्राह्मण समाज के, वो मीटिंग कर चुके हैं एक। उसके बाद से पार्टी ने अल्टीमेटम भी दिया कि इस तरीके से ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जो पार्टी की लाइन के खिलाफ ही जाती हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हमने देखा है कि क्योंकि वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, ऐसी बातें उठती रही हैं पार्टी के अंदर ही और संगठन के अंदर ही कि जो ब्राह्मण समाज है वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनकी बात को उतना सुना नहीं जाता। जो अधिकारी हैं वो उनकी बातों को सुनते नहीं हैं। जो विधायक जीत कर आए हैं ब्राह्मण समाज के, जब वो सत्ता में बैठे अधिकारी के पास जाते हैं, प्रशासन के लोगों के पास, तो उनकी बात को कहीं सुना नहीं जाता। साथ ही साथ जो मंत्री हैं वो भी उनकी बातों को सुनते नहीं है। ऐसे में एक कहीं ना कहीं बीच में रास्ता क्रिएट हो गया था, जिसमें कि पार्टनर बीजेपी को बड़ा जरूरी हो गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम विधायकों ने जो मीटिंग की, उसके बाद से दूसरी पार्टियां हैं वो भी खुलकर सामने आ गई। हमने देखा कि बसपा ने खुले मंच से मायावती ने बात को बोला कि ब्राह्मण समाज उनकी तरफ आए, उनको उचित स्थान दिया जाएगा, उचित सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने बाकायदा ये बात कही कि हम जिस तरीके 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सभी दलों को, सभी समाज को जोड़ने का प्रयास किया था, उसी तर्ज पर मायावती कहीं ना कहीं इस बार भी वो करने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि उसी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जिसमें ब्राह्मण वोट सबसे ज्यादा उनको मिला था, वो सत्ता में काबिज हुई थी। समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को पहले इतना नेग्लेक्ट किया है, कहीं ना कहीं वो उनसे छिटका रहा है। लेकिन अब दोबारा से समाजवादी पार्टी को भी समझ में आया है, अखिलेश यादव को, कि इस वोट बैंक को वो इस तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं। मायावती डोरे डाल रही हैं, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव भी अब कहीं ना कहीं उन पर डोरे डालना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि महत्व तो जानते हैं कि इस बार अगर सत्ता में वापस आना है तो कहीं ना कहीं इस वोट बैंक को अपनी तरफ अगर कर लेते हैं तो एक बड़ा जो मार्जिन है वो उनकी तरफ आ जाएगा। तो ये पूरी कवायद जो है वोटों की है, क्योंकि हमने कांग्रेस भी हालांकि इसमें लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से यूपी में राजनीति कर रही है सब जानते हैं उनका क्या हाल हो रखा है, हाशिए पर कहीं ना कहीं है। लेकिन जो प्रमुख दल हैं, जो बड़े बसपा और सपा, ये दोनों जो अपनी नजरें गाड़ कर बैठ गए हैं कि इस समाज का वोट अगर उनको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी हो सकती है। लेकिन क्या वो समीकरण बनेंगे, किस तरीके से ये पूरा काम होगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन काफी दूर है। लेकिन हाँ, डोरे डालने अभी से कहीं ना कहीं इन लोगों ने शुरू कर दी हैं, क्योंकि मैं तो जानते हैं पार्टियों ने शुरू कर दी है। और सर, बीच में एक जो खबरें चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से आते ब्राह्मणों की आवाज दबती है, मगर इस पर सवाल करेंगे। लेकिन मैं कुछ आंकड़े बता दूं कि यूपी में करीब बताया जा रहा है, कुछ आंकड़ों में 110 सीटों पर ब्राह्मणों का प्रभाव है, जैसे बलरामपुर हो गया, बस्ती हो गया, संत कबीर नगर हो गया, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, पूर्वांचल का काफी बड़ा इलाका है। ब्राह्मणों इसमें लगभग बताया जा रहा है कि 15% से अधिक ज्यादा ब्राह्मणों की आबादी है।
बिल्कुल अभी मगर सर मेरा एक सवाल यहां पर उठता है कि जो समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों पर डोरे डाल रही है, मायावती अलग डोरे डाल रही है, इनकी विचारधारा क्या ब्राह्मणों से मिल पाएगी? क्या ब्राह्मण वोट बैंक टूटकर इन पार्टियों में जाने की कोशिश करेंगे, और जाएंगे तो किस को लेकर जाएंगे? देखिए अवनीश, आप ये समझ, जो जिन भी जिलों का आपने नाम लिया है, ज्यादातर अधिकतर ये जिले पूर्वांचल में आते हैं और कहीं ना कहीं वहां पर जो ब्राह्मण समाज है बहुतायत में, जैसे आंकड़ा है 15% के लगभग वहां पर जो ब्राह्मण समाज का वर्चस्व है और ये बड़ा मार्जिन है। आप ये मान के चलिए, अगर 15% वोट अगर किसी एक समाज के पड़ जाते हैं किसी पार्टी को, तो कहीं ना कहीं जीत हार का मसला तय कर देते हैं वो। और क्योंकि ये लगातार बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक ये गणना की जा रही है कि जो, और ऐसा एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा कहेंगे या ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं, स्थापित की जा रही हैं सरकार के अगेंस्ट में कि जो कि मुख्यमंत्री क्षत्रिय समाज से आते हैं और जिस तरीके की बातें की जा रही हैं कि ब्राह्मण समाज के नेता उनसे उनकी पार्टी के नाराज हैं, जो विधायक हैं, करीब 35 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो ब्राह्मण समाज के हैं और ये कहा जाता है कि वो उनसे नाराज हैं क्योंकि सत्ता में उनकी रहकर सुनी नहीं जा रही है। तो ऐसे में दूसरी पार्टियां डोरे तो डालेंगी ही कि उनको दिख रहा है कि अगर इनकी नाराजगी अपनी पार्टी से ही, और अगर पार्टी उनको दोबारा चुनाव लड़ाती नहीं लड़ाती, ये भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी कोई इस तरह का बहुत बड़ा रिस्क लेगी कि जो विधायक हैं उनको नाराज करे अपने, या उनकी नाराजगी मोल ले, क्योंकि अभी लंबा समय है। मुझे लगता है कि उसके बाद से सेंटर ने भी कहीं ना इंटरवीन इसमें किया है और जो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनको भी आगे लगाया है कि जिस तरीके से ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं छिटकने की बात कर रहा है वो ऐसा ना हो पाए, बीजेपी कहीं ना कहीं उसको डैमेज कंट्रोल कर लेगी। लेकिन बात ये आती है कि दूसरी पार्टियां क्यों इतना डोरे डाल रही हैं, क्योंकि मैंने बता रही, जब महत्व बहुत बड़ा है, 15% वोट अगर किसी समाज को एक क्षेत्र में मिल जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत 110 सीटें जहां जानते हैं कि उन पर ज्यादा सीटों पर उनका प्रभाव पड़ता है। और 110 ये सीटें भी कहते हैं सर कि जहां ब्राह्मण होते हैं उनका वर्चस्व होता है और कई सीटों को नुकसान भी करवा देते हैं, भले ये 15% है। देखिए बात सही है कि नुकसान भी करा सकते हैं, लेकिन नुकसान किसका कराएंगे? वो क्या अपनी ही पार्टी के दल में जो इस टाइम सत्ता में बीजेपी, क्या उसका नुकसान कराएंगे? या बीजेपी ऐसा उनको करने देगी? आपको लगता है ऐसा? मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि सत्ता में बीजेपी 10 साल से का भी अभी तीसरा टर्म के लिए लड़ाई कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और जिस तरीके के योगी आदित्यनाथ का पूरी यूपी में एक जलवा फैला हुआ है, लोग उनसे खुश हैं उनके कार्यकाल से, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। कभी ये सुनने में आता है कि सेंटर से उनकी नहीं बन पा रही है, खुद उनके जो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं उनसे उनकी नहीं बन पा रही है, विधायकों से नहीं बन पा रही है। तो ये चर्चाएं होती हैं, लेकिन अंदर पार्टी के क्या चल रहा है वो बखूबी जानते हैं, क्योंकि उनको सरकार चलानी है। मनमुटाव करके अपने ही लोगों से वो सरकार नहीं चला पाएंगे, आप समझिए इस बात को। और ये जो बातें निकल कर आती हैं ये सब सिर्फ गॉसिप्स होते हैं राजनीतिक गलियारों के, कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, और इन गॉसिप के जरिए ही आगे की दिशा तय की जाती है। और यही कारण है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के वोट को लेकर इतनी चर्चा चल रही है, दरअसल एक राजनीतिक गॉसिप है। आगे की जो रणनीति किस तरीके से पार्टी को बनानी है उसकी दिशा और दशा तय की जा रही है, जिसमें सबसे प्रमुख इस वक्त देखा जाए तो ब्राह्मण समाज का वोट है, जिसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो डोरे डालना अभी से शुरू कर दिया कि अगर इन केस अगर उनको थोड़ा आने वाले टाइम में पार्टी से कोई दिक्कत होती है बीजेपी से ही, या उनके खिलाफत की जाती है, तो हम तैयार बैठे हैं उनको लेने के लिए। लेकिन देखिए 2-3 पार्टियों में से किस किस के पास जाएंगे वो? हालांकि जो सब पार्टियां चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक उनको मिल जाए, लेकिन कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो बात की बात है। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो राजनीति गर्म है, चाहे वो ब्राह्मणों को लेकर हो, या ठाकुरों को लेकर हो, या दलितों को लेकर हो, मुस्लिम समाज को लेकर हो, तो ये सब चीजें फैक्टर भी हैं। सिर्फ यहाँ पर अभी हमको ये नहीं भूलना पड़ेगा कि दलित समाज भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है यूपी में, और मुस्लिम समाज भी, उनको लेकर भी बहुत सारी जो अटकलें हैं वो कैस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं और ओवैसी का जो एक नया फैक्टर यूपी में क्रिएट हो रहा है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि ये सिर्फ कह देना कि सिर्फ ब्राह्मण वोट और क्षत्रिय वोट ही एक फैक्टर बनने वाले, ऐसा नहीं है। दलित वोट भी और मुस्लिम वोट भी कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर बनेंगे, जिनको लेकर सभी पार्टियां अब वो भी अलग तरीके से अपने जो बाजियां हैं वो बिछा रही हैं। यही सवाल पे आने वाला था, लेकिन सर एक बात कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण को बीजेपी से तोड़ना बहुत मुश्किल है पार्टियों के लिए, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव ब्राह्मण मतदाताओं का करीब 89% समर्थन भाजपा को ही मिला था, जबकि सपा को मात्र 6% और कांग्रेस को 1% वोट ही हासिल हुए थे। 2017 की बात कर ले तो भाजपा को इस वर्ग का लगभग 83% समर्थन मिला था। मतलब आप कह सकते हैं कि लगातार बीजेपी को ब्राह्मणों का समर्थन मिला है। अगर ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव दिखाता है तो मुस्लिम वर्ग में क्या असर पड़ेगा और मतदाता क्या छिटक जाएंगे समाजवादी पार्टी से? देखिए ब्राह्मण वर्ग सीधे सीधे सनातन से जुड़ा हुआ है, आप ये मान के चलिए, क्योंकि सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं वो सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वही उनको फॉलो करते हैं। क्योंकि पंडित पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्य जितने भी होते हैं वो ब्राह्मण समाज के लोग करते हैं, वो सनातन से सीधे से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है।
ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा वोट वो छिटक कर आएगा। नाराजगी जरूर हो सकती है उनकी मुद्दों को लेकर, लेकिन अगर वैचारिक विचारधारा की बात अगर की जाएगी तो जो ब्राह्मण समाज है वो कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ा हुआ है, और सनातन की जो बीजेपी जिस तरीके से सनातन को इस टाइम लेकर चल रही है, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा उनके पास शिफ्ट हो पाएगा किसी दूसरी पार्टी के पास। मतलब वो समाजवादी पार्टी दो नाव में पैर रखकर नहीं चल पाएगी, नहीं चल अगर पाएगी, ब्राह्मणों और को वो छोड़ने की मुमकिन कोशिश भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना आपको कि सनातन का जो अनुसरण इस वक्त कर रही है पार्टी, वो सबसे ज्यादा बीजेपी कर रही है। राम मंदिर वहां बना दिया गया है, जो सबसे बड़ा मुद्दा था यूपी में। कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सारी बातें होती थी, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माफिया राज को खत्म किया गया है सबने देखा है, और इंडस्ट्रियां किस तरीके से आ रही हैं। यूपी सरकार इस टाइम देखा जाए तो बहुत सारे काम कर रही है, और ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो एक अपर क्लास माना जाता है, और अपर क्लास के साथ जिस तरीके से यहाँ पर यूपी में जो फैसिलिटीज उनको अब दी जा रही हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा चिंता का कारण हुआ करती थी, वो अब नहीं है। माफिया राज खत्म हो चुका है। ऐसे में संदेश उनके पास भी है, और जो सनातन धर्म के अनुयायी इस टाइम बने हुए हैं बीजेपी पार्टी, वो सब दिख रहा है उनको। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा चांस आने वाला है समय में कि सनातन जो ब्राह्मण समाज है वो बीजेपी से छिटक कर उनके पास जाएगा। हाँ, नाराजगी जरूर हो सकती है, लेकिन जो वैचारिक विचारधारा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ी रहेगी। और ये आने वाले टाइम में भी इसी तरह, क्योंकि देखिए अभी काशी विश्वनाथ का मंदिर का कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है, वहां पर भी मंदिरों की राजनीति खूब गरमाई हुई है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जब कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो विवाद है उसको लेकर भी चर्चाएं होंगी, तो कहीं ना कहीं वो कहीं सनातन से जुड़ी हुई चीजें हैं सारी, और सनातन से जुड़ी चीजें बीजेपी उनको खूब जो तरीके उठाती है, और वो राजनीति उनको सूट भी करती है। तो ऐसे में जो ब्राह्मण समाज है, मुझे लगता है कि वो भले ही नाराजगी हो, लेकिन वैचारिक जो विचारधारा है वो बीजेपी के साथ ही रहेगी उनकी। सर जाहिर सी बात है, अगर किसी घर में बर्तन दो रहेगा तो बजते भी हैं, मगर दूर छिटक के नहीं जाते हैं। बिल्कुल। एक और सवाल है सर जाते जाते कि अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है ज्यादातर मुस्लिम है कह सकते हैं, और मायावती एससी की राजनीति ज्यादा करती है। चंद्रशेखर मायावती का वोट काटने में सफल भी हो रहे हैं, आपने देखा होगा। बिल्कुल। और ओवैसी की पार्टी जो यूपी से आ रही, यूपी में एक्टिव हो रही है, उसकी वजह से अखिलेश का नुकसान होगा क्या? इसी वजह से अब ब्राह्मणों पर नजर टिका कर रखें, बीजेपी को किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए? देखिए बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ओवैसी की जो पार्टी एआईएमआईएम वो चुनाव लड़ती है, तो हमने देखा भी है कि किस तरीके से कई राज्यों में उन्होंने खेल बिगाड़ा है, जो वहां पे दूसरे दल जिनका वोट बैंक मुस्लिम समाज का मिलता रहता था। हमने बिहार में देख लिया है, बंगाल में भी हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से वहां चुनावों में एआईएम की जो पार्टी वो खड़ी होने जा रही है, असम में खड़े होने जा रही है, और यहाँ तक कि कई स्टेटों में अपना बच्चा उन्होंने काम भी कर चुकी है। महाराष्ट्र के चुनाव हाल ही बीएमसी चुनाव हुए हैं, अच्छा खासा प्रदर्शन उन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि एआईएमआईएम के जो मुखिया हैं ओवैसी, वो जिस तरीके की बातें अपनी समाज के बीच में रखते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, नए मुद्दे लेकर आते हैं और सरकार पर सीधे डायरेक्ट प्रहार करते हैं, बचते नहीं है, छोड़ते नहीं है उनको। लेकिन हाँ, जिस तरीके से वो राष्ट्रवाद की बात भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज है उनको लगता है कि ये एक तरीके की जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो एक अलग है, कहीं ना कहीं एक अलग जलाती है उनके मन में कि हाँ, मुस्लिमों का रहनुमा अगर कोई बनकर निकलकर सामने आ रहा है तो वो असुद्दीन ओवैसी हैं। क्योंकि हमने देखा है जिस तरीके से चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, कांग्रेस रही हो, मुस्लिम वोट बैंक का सिर्फ वोटों के तौर पर यूज किया है। उनका जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए था, उनका विकास होना चाहिए उस समाज का, वो नहीं किया है। सबने देखा है, बीजेपी लगातार इस बात को कहती भी रही है, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये अब क्वेश्चन क्रिएट कर दिया गया है। अब ओवैसी साहब लेकर आ रहे हैं पार्टी को अपनी, वो अगर यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं फैक्टर जरूर बनेंगे, और नुकसान इसमें किसका होगा? समाजवादी पार्टी का, क्योंकि मुस्लिम वोट है सबसे ज्यादा उनको मिलता है, बसपा को मिलता है, कांग्रेस को मिलता है। ऐसे में अगर उनका वोट बैंक थोड़ा सा भी छिटक कर इधर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा लॉस करेगा वो समाजवादी पार्टी को ही करेगा, बसपा को। बसपा को इतना ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि जो बसपा का खुद दलित वोट बैंक है, वो चंद्रशेखर आजाद जब अपनी पार्टी लेकर खड़ी करे हैं, उसको उनके पास शिफ्ट हो रहा है। जो यूथ है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण, जिसको हम नाम से जानते हैं, आज समाज पार्टी उन्होंने बनाई है, उसके साथ शिफ्ट होने का डर है। हालांकि हमने देखा है कि चंद्रशेखर ने कई बार मायावती के साथ मिलने का प्रयास किया है, उनके साथ उनका कहना है कि अगर बहन जी उनसे बुलाती हैं तो मैं उनके बाद जाने को तैयार भी हूं, लेकिन मायावती कहीं ना कहीं उनको घास नहीं डाल रही हैं। वो अपनी अलग से जो पार्टी है बसपा है, उसके साथ जुड़े रहना चाहती हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि चाहे ओवैसी हो या चंद्रशेखर हो, वो कहीं ना कहीं वोट तो जरूर काटेंगे, चाहे दलित वोट कटें या मुस्लिम वोट करें, और नुकसान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस को ही होगा। मतलब साफ है कि जब से ब्राह्मणों ने एक मीटिंग की उसके बाद से राजनीति गर्म है, समाजवादी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है, और मायावती भी डोरे डालने में लगी हुई है। कांग्रेस की तो दूर दूर तक बात ही नहीं, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं, ब्राह्मणों से नाता ही कांग्रेस का 1% ही रहा है 2022 के आंकड़े में। शुक्रिया सर स्टेट मिरर के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद अवनीश।